डियर स्टूडेंट, आज हम देखेंगे मैनेजमेंट ऑफ लेबर इन RH नेगेटिव प्रेग्नेंट वुमेन, जो कि आजकल हम इससे पहले भी बहुत सारे मैंने देखिए वीडियो डाले हैं इसमें। ये हम देख रहे थे RH आइसो इम्यूनाइजेशन देख रहे थे, यानी कि RH इनकम्पेटिबिलिटी, जो कि जो मदर नेगेटिव होती है तो उसके बेबी में उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है और इन किन कारणों से ऐसा होता है, यही सब हम देख रहे थे ना। ये देख लीजिए। तो अगर आपने ये पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको समझ में आएगा नहीं, और वैसे तो थोड़ा आइडिया होगा ही, लेकिन अगर आप इसकी डिटेल देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से देख लीजिएगा आइसो इम्यूनाइजेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो इसके कॉजेज, फैक्टर, इन्फ्लुएंस ऑफ RH आइसो इम्यूनाइजेशन, ये सब मैंने छोटे वीडियो बना बना के डाले हैं, जिससे कि ज़्यादा लेंदी भी ना हो और हमारे पूरा टॉपिक कवर हो जाए। ठीक है, फिर फैक्टर हो गए कुछ, फिर बेबी में क्या इफ़ेक्ट पड़ता है इसका, इस तरीके से वीडियो बनाए हैं। उसके बाद हमने इसमें कैसे इसको इससे बचाव कर सकते हैं, प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, कैसे इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने देखा था। प्रीनेटल स्क्रीनिंग भी देख ली हमने, फिर उसके बाद कि उसमें क्या क्या स्क्रीनिंग में क्या क्या करना, मतलब कि डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन जिसे बोलते हैं ना, वो सब कैसे हम पता लगाएंगे उसकी। ठीक है, और क्या क्या हम स्क्रीनिंग करेंगे, कौन कौन से टेस्ट करेंगे, उन टेस्ट को भी मैंने थोड़ा थोड़ा इसमें डाला है। ठीक है, उसके बाद आज हम देखेंगे मैनेजमेंट ऑफ लेबर। तो ये शायद हमारा लास्ट टॉपिक होगा। तो देखिए कि जब RH नेगेटिव वुमेन होती है और उसकी डिलीवरी होनी होती है तो उस समय आपको क्या, कैसे उसमें आप किन फैक्टर्स से में आपको कितना मैनेजमेंट करना है डिलीवरी के टाइम पे। तो ठीक है, द डिलीवरी मैनेजमेंट ऑफ द RH नेगेटिव वुमेन डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। इन फैक्टर से डिपेंड करता है कि आपको उसको डिलीवरी का जो मैनेजमेंट है RH वुमेन का, वो कैसे RH फैक्टर जिसका नेगेटिव है उसको किस कितना हद तक वो आगे बढ़ चुका है, मतलब कितना सीवियरिटी है उसमें, तो ये इसमें आएगा। इसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, उसका मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए हिंदी में भी मैंने यहाँ पे नोट्स दिए हैं, जैसे बच्चों की कुछ डिमांड थी कि हिंदी इंग्लिश दोनों में देने चाहिए, तो आपको जिसमें सूटेबल हो आप उसमें ले सकते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज़ इन फीमेल सीरम। ठीक है, तो पहला तो यही है कि मदर की जो सीरम है उसमें ब्लड सीरम में कितने एंटीबॉडीज़ हैं। ठीक है, ये पता लगाना होता है। इसके बेसिस पे अगर वो एंटीबॉडी ज़्यादा है तो उस तरीके का दिया जाएगा। देन प्रेजेंस ऑफ सीवियरिटी ऑफ हीमोलाइटिक डिजीज़ इन फीटस, और फीटस में हीमोलाइटिक डिजीज़ की जो सीवियरिटी है, कितना तक का वो सीवियर है, वो देखना है। ठीक है, उसकी उसकी जो रेंज है वो कहाँ तक पहुँच गई है, क्योंकि अगर ज़्यादा सीवियर है तो इसका मतलब है कि ज़्यादा उसमें एंटीबॉडीज़ पहुँच चुकी है, इसलिए उसको ज़्यादा सीवियर जॉइंटिस हो चुका है। ठीक है, देन रिजल्ट ऑफ द स्पेक्ट्रोमेट्रिक टेस्ट ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक, अब स्पेक्ट्रोमेट्रिक टेस्ट मैंने देखो वीडियो में अभी आपको दिखाया था ना, डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन यानी कि स्क्रीनिंग, उसमें मैंने ये भी डाला है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि स्पेक्ट्रोमेट्रिक टेस्ट जो होता है वो एमनियोटिक फ्लूइड का करने का रिजल्ट क्या निकला, यानी कि ये बच्चे की वेलबींग के लिए किया जाता है ना, उसकी जो एपएचएस है और उसकी जो मूवमेंट है वो सब कैसा है, तो वो उस पर भी डिपेंड, उसका जो रिजल्ट आएगा उस पर भी डिपेंड करता है कि किस तरीके का मैनेजमेंट करना है और हमें क्या एक्शन लेना है। प्रीवियस स्टिल बर्थ ऑफ न्यूनेटल डेथ ड्यू टू सीवियर जॉइंटिस ऑफ हिस्ट्री, अगर बच्चे की कभी पहले स्टिल बर्थ हुआ है, यानी कि पैदा ही वो क्या हो रहा है, डेड बॉर्न हो रहा है, या फिर वो आफ्टर बर्थ जो होता है उसकी डेथ हो जाती है, तो किसके कारण से होती है, ड्यू टू सीवियर जॉइंटिस। तो ये भी ध्यान में रखते हुए हमको क्या करना है, मदर को मैनेज करना है। ठीक है, उसकी डिलीवरी को। अब है फिर आप देखिए, अगर जीनोटाइप हस्बैंड ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, अब ये जीनोटाइप क्या होता है ये भी मैंने उसमें बताया है प्रीवियस वीडियोस में, तो आप देख सकते हैं। अगर कंडीशन 1 है, कंडीशन 1 का मतलब है स्टेटस 1 मीन कंडीशन 1, अगर एंटीबॉडीज जो होती है वो डिटेक्ट नहीं हो रही है मदर की इसमें सीरम में, ब्लड सीरम में, तो क्या करना है कि प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखना है, कोई भी ज़्यादा उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। द प्रेगनेंसी शुड बी कंटिन्यूड टिल द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ द डिलीवरी, यानी कि जब तक फुल टर्म तक का बेबी को मतलब डिलीवरी को आप कंटिन्यू रख सकते हैं, अगर मदर की ब्लड में क्या नहीं पाए जा रहे हैं, एंटीबॉडीज़ नहीं पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये है, अगर उसका हस्बैंड कौन सा है, जीनो टाइप ऑफ हस्बैंड है। और कंडीशन 1 सेकंड में क्या होगा कि अगर माइल्ड अफेक्टेड केस है, यानी कि अब बच्चे में मतलब जो मदर का जो प्रेगनेंट केस है, मतलब जो डिलीवरी बेबी है वो माइल्ड अफेक्टेड है और प्रेगनेंसी कैन बी कंटिन्यूड, तो इसमें क्या कर सकते हैं, प्रेगनेंसी को बहुत हल्का सा इफेक्ट आ रहा है, देखने को मिल रहा है सीरम में एंटीबॉडीज़ मदर के, तो क्या कर सकते हैं कि जो 36 से 39 वीक तक का प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर सकते हैं, आफ्टर विच द प्रेगनेंसी शुड बी टर्मिनेटेड। और इसके बाद हमें क्या कर दीजिए, जैसे ये हमारे वीक्स कंप्लीट हो जाते हैं तो उसकी प्रेगनेंसी को क्या कर देना चाहिए, टर्मिनेटेड कर देना चाहिए, यानी कि
करवा देनी चाहिए डिलीवरी उसकी, चाहे उसको पेन आए या ना आए, ठीक है। हाउएवर द वेलबींग ऑफ न्यू जो अनबॉर्न बेबी शुड बी मॉनिटर क्लोजली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। हालांकि जब ये बेबी वॉर्म में होता है, मतलब यूट्रस में है, तो जब तक उसकी डिलीवरी नहीं होती तो प्रेगनेंसी को क्या करना चाहिए, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत अच्छी तरीके से केयरफुली उसको क्या करना चाहिए, ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए बेबी को, ठीक है। अब है स्टेटस नंबर मतलब थर्ड, उसमें ये है कि जब सीवियर टाइप हो रहा है, ठीक है, इफ़ द अफेक्टेड इज ऑफ द सीवियर टाइप अकम्प्लिश बाय द हिस्ट्री ऑफ द न्यूनेटल डेथ, तो जो प्रेगनेंसी है वो सीवियर टाइप में अफेक्टेड हो रही है, जैसे कि जब उसका बेबी होता है मदर का तो वो न्यूनेटल डेथ हो जाती है उसकी, या वो स्टिल बर्थ उसको कहते हैं, जब बेबी क्या होता है, डेड बॉर्न होता है, ठीक है, वो पहले ही एक्सपायर हो चुका होता है, तो स्टिल बर्थ हो रहा है, या फिर बच्चे को क्या हो रही है, अगर वो पैदा भी हो गया तो बहुत सीवियर जॉइंडिस हो रही है उसको, ऐसी उसकी हिस्ट्री में है पास्ट की, ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन की, तो इसका मतलब है वो सीवियरली इफेक्टेड हुई है, जो कि ये देखा गया उसकी हिस्ट्री में, इस तरीके की डिलीवरी उसको बेबी उसको हुए हैं। एंड द प्रेग्नेंट वुमेन्स हस्बैंड जो है वो RH पॉजिटिव है, वो भी कौन सा है, हीमोजाइगस, यानी कि उसके पास क्या है, एक ही टाइप के जीन है जो कि पॉजिटिव में है, ठीक है, मदर के वो हस्बैंड के, तो प्रेगनेंसी शुड बी टर्मिनेटेड इमीडिएटली। तो क्या होगा बेबी, तो जब RH पॉजिटिव जो हस्बैंड है और वो भी हीमोजाइगस है, यानी कि उसके पास दोनों टाइप के नेगेटिव और पॉजिटिव जीन नहीं है, सिर्फ उसके पास क्या है, पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, होमोजाइगस, तो क्या होगा उस समय, बेबी तो पक्का ही है कि 100% वो नेगेटिव ही है, तो और ये सारी चीज़ें उसकी हिस्ट्री में भी आती हैं बार बार, तो क्या करना चाहिए, टर्मिनेट कर देना चाहिए, क्योंकि अफेक्टेड हो रहा, आपने एंटीबॉडी चेक करी मदर के ब्लड में और बहुत सारी एंटीबॉडीज़ वहाँ पे, टाइटर उसका ज़्यादा मिला, हाई, और बेबी इतने प्रीवियस हिस्ट्री में भी सब ये चीज़ें हैं उसकी, तो क्या, और उसको कोई भी ट्रीटमेंट नहीं दिया गया है, तो क्या कर देना चाहिए, इमीडिएटली उसको टर्मिनेट कर देना चाहिए, ठीक है। तो ये है इसका। और फिर है फोर्थ सिचुएशन, इसमें क्या है, प्रेगनेंसी जो है वो व्हेन द प्रेगनेंसी इज़ टू बी टर्मिनेटेड इन प्रीमेच्योर स्टेज, ठीक है, अगर जो मदर है उसका जो डिलीवरी होनी है वो प्रीमेच्योर स्टेज में करानी पड़ जाए, ठीक है, तो क्या करना चाहिए, तो और करानी पड़ रही हमको किसको रखने के लिए, बेबी को भी सेव हो जाएगा और बेबी को इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना। लेकिन क्या हो रहा है कि सर्विस इज़ नॉट फेवरेबल, पर क्या है, डिलीवरी के लिए मदर की जो सर्विस है वो फेवरेबल नहीं है, यानी कि फुली ओपन डायलेट नहीं है, इवन आफ्टर, इसको जो डायलेट करने के लिए क्या कर लिया, आफ्टर एमनियोटिक जो एमनियोटमी की है, या प्रोस्टाग्लैंडिन जेल भी हो दे दिया है, ऑक्सीटोसिन ड्रिप भी स्टार्ट कर दी, उसके बाद भी फेवरेबल कंडीशन नहीं है सर्विस की, तो देन इन सच सिचुएशन क्या करना चाहिए, द डिलीवरी ऑफ द फीटस शुड बी डन बाय द सीजेरियन सेक्शन, ठीक है। तो इन सब कंडीशन में जबकि किसी भी तरीके से सर्विस जो होती है अनफेवरेबल होती, इतना सब कुछ करने के बाद भी, एमनियोटमी तो आपको पता ही होगा ना, कि जो आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन कर देते हैं उसकी को बोलते हैं PRM, और ये जो होता है प्रोस्टाग्लैंडिन जेल ऑक्सीटोसिन ड्रिप से भी क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करते हैं आर्टिफिशियल, तो वो जब उतना सब होने के बाद भी नहीं होता है तो क्या करना है, फिर सिजेरियन सेक्शन के द्वारा ही बेबी को डिलीवर करवाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है मैनेजमेंट, यही हम कंटिन्यू करते हैं, टू इम्प्रूव द ऑक्सीजनेशन पैटर्न एंड लिवर फंक्शन ऑफ द फीटस, ठीक है, इन द सेलेक्टेड केस इफ प्रेगनेंसी इज टर्मिनेटेड बिफोर 34 वीक्स, अगर 34 वीक्स से पहले किसी भी कंडीशन में जो प्रेगनेंसी है उसको करनी पड़ रही है, ठीक है, टर्मिनेटेड करना मतलब करवाना पड़ रहा है, तो बेबी को क्या करना चाहिए, उसका ऑक्सीजनेशन पैटर्न को इम्प्रूव करना चाहिए, ऑक्सीजन उसको सप्लाई करनी चाहिए ठीक से, और उसका लिवर फंक्शन भी प्रॉपर चलता रहे, ये सब का भी ध्यान रखना है, ठीक है। इंट्रा यूट्राइन फीटल ट्रांसफ्यूजन शुड बी परफॉर्म, और क्या कर सकते हैं, जो यूट्राइन फीटस है उसको सेव रखने के लिए और उसको प्रिवेंट करने के लिए, ये जो RH इनकम्पैटिबिलिटी से उसको क्या कर सकते हैं, ये ब्लड ट्रांसफ्यूज़न भी कर सकते हैं, जिस समय कि ये सॉरी यहाँ पे ब्लड नहीं लिखा है ना, तो फीटल को जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब वो इंट्रा यूट्राइन उस में ही है, यानी कि अभी पैदा नहीं हुआ, उसको देना है, कर सकते हैं मतलब, ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। और द डिलीवरी ऑफ द RH नेगेटिव वुमेन शुड ऑलवेज बी डन इन वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल, ठीक है, और हमेशा डिलीवरी जो होती है RH जो नेगेटिव वुमेन होती है उनकी हमेशा अच्छे हॉस्पिटल में जो वेल इक्विप्ड हो, यानी कि हर फैसिलिटीज़ वहाँ पे हो, हायर सेंटर में ही उसका डिलीवरी करवानी चाहिए, ठीक है। और एक्सपीरियंस गायनोकोलॉजिस्ट एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी होनी चाहिए उसकी, जो भी RH नेगेटिव वुमेन होती हैं उनके उसमें एक तो ये गायनोकोलॉजिस्ट जो होती है वो एक्सपीरियंस होनी चाहिए, नॉलेजेबल होनी चाहिए, और
जो ये न्यूनेटोलॉजिस्ट होने चाहिए, यानी कि जो पीडियाट्रिशियन है वो भी एक्सपर्ट होने चाहिए, और जो एनेस्थेटिस्ट होते हैं वो भी होने चाहिए वहाँ पे। बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इन सब का होना ज़रूरी है वहाँ पे, मस्ट बी प्रेजेंट। सो एनी इमरजेंसी, ताकि वो क्या कर सके, एनी इमरजेंसी सिचुएशन पे उसको आराम से इजीली क्या कर सके, हैंडल कर सके, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको हैंडल कर सके, ठीक है। द वेलबींग ऑफ द RH नेगेटिव प्रेग्नेंट वुमेन एंड हर अनबॉर्न बेबी शुड बी कंटिन्यूड मॉनिटर। और जो वेलबींग ऑफ द RH नेगेटिव प्रेग्नेंट वुमेन, जो RH नेगेटिव वुमेन होती है उनकी जो वुमेन की जो वेलबींग ऑफ द RH नेगेटिव वुमेन एंड अनबॉर्न बेबी, दोनों की ही वेलबींग को देखने के लिए शुड बी कंटिन्यूड मॉनिटर। दोनों को क्या करना चाहिए, मॉनिटरिंग में कंटिन्यू रखे रहना चाहिए, चाहे मदर हो बेबी हो, दोनों को कंटिन्यूसली मॉनिटर करना चाहिए, ठीक है। फिर है साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी ज़रूरी है देना उनको, प्रोवाइड टू हिज फैमिली मेम्बर, ठीक है। मदर के साथ साथ उसके फैमिली मेम्बर को भी क्या करना चाहिए, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना चाहिए कि सब कुछ आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अच्छी जगह आ गए हैं, इसका ट्रीटमेंट यहाँ पर अवेलेबल है, वगैरह वगैरह, जो भी आपके वहाँ पे, इस तरीके से उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना चाहिए। IV एर्गोमेट्रिन, और क्या देना चाहिए, जो IV एर्गोमेट्रिन है इसके बारे में क्या करना चाहिए, शुड नॉट बी गिवन, उसको नहीं देना चाहिए। कब, आफ्टर 4 आर्म डिलीवरी, यानी कि जब उसका जो एंटीरियर शोल्डर जब डिलीवर्ड हो जाता है तो IV एर्गोमेट्रिन नहीं देना चाहिए। कब नहीं देना चाहिए, ड्यूरिंग द सेकेंड स्टेज ऑफ द लेबर पे, जब बेबी की डिलीवरी हो रही होती है और उसका जो 4 आर्म होता है वो डिलीवर्ड हो चुका होता है, तो इसको ये नहीं देना चाहिए ये एर्गोमेट्रिन, क्योंकि ये क्या करेगा, जो फीटल प्लेसेंटल ब्लीडिंग है उसको क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। तो क्या हो जाएंगे, ज़्यादा चांसेस मिक्स होने के हो जाएंगे। मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में बहुत अच्छे से बताया है कि कब RH इनकम्पेटिबिलिटी जो होती है कितने रेंज तक होती है और कब नहीं होती है, ठीक है। तो ये जब इनका ब्लड, बेबी का और मदर का ब्लड जब आपस में मिक्स होगा तो चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मिक्स कब होगा, जब इंक्रीज फीटो प्लेसेंटल ब्लीडिंग होगा तो मिक्स होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसलिए ये जो IV एर्गोमेट्रिन है वो नहीं देना चाहिए, ठीक है, एज़ फार एज़ पॉसिबल। और जितनी जल्दी हो सके द फोर्सिबल जो ये होता है ना, जहाँ तक संभव हो, मतलब कि कभी भी जब तक कि पॉसिबल, मतलब जब तक कि ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े, ये फोर्सिबल जो सिफेलिक जो एक्सटर्नल जो वर्जन होता है शुड बी अवॉइडेड। जो करते हैं ना जो बाहर से, जैसे कि बेबी है, ये वॉर्म है, और बेबी क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, ये सर्विक्स है, ठीक है, और ये वॉर्म है, तो बेबी का हेड क्या है, ऊपर है, और सर्विक्स की साइड को उसका क्या है, ब्रीच पोजीशन में है वो, यानी कि उसकी जो है वटक्स ऊपर है, यानी कि वटक्स इसको बोलते हैं जो बेबी का हेड होता है, ठीक है। और यहाँ पे को क्या है, उसका लोअर पोल, ये जो लोअर पार्ट है उसका बेबी का, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, उसको ब्रीच पे, तो ब्रीच से आपको नॉर्मल पोजीशन में लाना है ना, तो उसको जब आप ऐसे करके उसको बाय मैनुअली जो होते हैं आप करते हैं ना, बाय पर एब्डोमिनली उसको मैनुअली ऐसे करके आप उसकी पोजीशन को लाते हैं, तो जो ये हेड होता है उसको रोटेट करके आप कहाँ पे लेके आते हैं, ये सर्विस एरिया पे। तो यानी कि अब जो हेड ऊपर था वो नीचे आ गया, और जो उसका नीचे का पोर्शन था वो ऊपर चले गया। तो वो बाहर से आपने किया ना, तो उसमें क्या नहीं करना है, उसको फोर्सफुली नहीं करना है, ठीक है, जेंटली उसको करना है, और या तो उसको फिर अवॉइड ही करना है, ठीक है। फिर है RH व्हेन द डिलीवरी ऑफ द फीटस इज डन बाय द सिजेरियन सेक्शन। अगर डिलीवरी फीटस की जो है सिजेरियन सेक्शन के थ्रू हो रही है तो क्या करना चाहिए, तो ब्लड को शुड बी प्रिवेंटेड फ्रॉम द स्प्रेडिंग इन द पेरिटोनियल कैविटी। तो ब्लड को जो है पेरिटोनियल कैविटी में स्प्रेड होने से रोकना चाहिए, बचाना चाहिए, यानी कि वहाँ पे बहुत सारा ब्लड जो है वो फैलना नहीं चाहिए। तो इस तरीके से आपको मैनेज करना पड़ेगा, ठीक। इफ़ देयर इज़ नो स्पॉन्टेनियस एक्सपल्शन ऑफ द प्लेसेंटा, अगर क्या हो रहा है, प्लेसेंटा जो है अपने आप ही एक्सपल आउट नहीं हो रहा है ना, वैसे तो विद हाफ एन आवर में अपने आप ही प्लेसेंटा रिमूव होता है, अगर वो नहीं हो पा रहा है स्पॉन्टेनियसली अपने आप से, तो मैनुअल रिमूवल जो करना पड़ रहा है, तो उसको कैसा करना, बहुत ही ज़्यादा केयरफुली, वेरी जेंटली उसको करना है, फोर्सफुली नहीं करना है, ठीक है। आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फीटस द अम्बिलिकल कॉर्ड शुड बी क्लैम्प्ड इमीडिएटली, ठीक है। अब डिलीवरी हो गई है बच्चे की, तो फटाफट क्या करना चाहिए, एकदम से क्विकली उसकी क्लैम्प कर देनी चाहिए, किसको, अम्बिलिकल क्लैम्प, ये कॉर्ड को, ठीक है। इसमें वेट नहीं करना चाहिए, जितना जल्दी है उसको फटाफट फटाफट क्लैम्प करना चाहिए, सो दैट द एंटीबॉडीज आर नॉट पास फ्रॉम द मदर टू हर बेबी टू स्टॉप फ्लो। तो जिससे क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा फ्लो। अगर आप इसको क्या करेंगे, क्लैम्प करेंगे दोनों, जैसे कि कॉर्ड है, आपने यहाँ पर भी क्लैम्प लगा दी, यहाँ पर भी क्लैम्प लगा दी, तो जो मदर है, मदर से क्या नहीं होगा, बेबी को ब्लड सप्लाई नहीं होगा, तो उससे क्या होगा कि जो एंटीबॉडीज़ हैं वो पास नहीं होंगे मदर से
फीटस में, तो जल्दी से उनको क्या कर देना चाहिए, क्लैम्प कर देना चाहिए, ठीक है। इफ़ द अम्बिलिकल कॉर्ड शुड बी कैप्ड अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। द अम्बिलिकल कॉर्ड को क्या करना चाहिए, कम से कम अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 सेंटीमीटर तक लंबा रखना चाहिए, जिससे कि क्या हो सके, ज़रूरत पड़ने पे द एक्सचेंज ट्रांसफ्यूज़न एज बी कैन बी परफॉर्म इन द न्यूबॉर्न इफ़ रिक्वायर। और ज़रूरत पड़ने पे, जब ज़रूरत पड़ेगी तो क्या करना, क्योंकि जब ज़्यादा सीवियर जॉइंटिस हो रही है तो बेबी को बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सचेंज करना पड़ेगा ब्लड ट्रांसफ्यूज़न को, ब्लड को उसके, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफ्यूज़ करना पड़ेगा ब्लड को, तो इसलिए यहाँ पे कॉर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए ये जो होती है कैसी होनी चाहिए, लंबी कट करनी चाहिए, जो कि 15 से 20 सेंटीमीटर तक कम से कम लंबी हो, जिससे कि क्या कर सके, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर पाए न्यूबॉर्न का, ठीक है, या ब्लड एक्सचेंज कर पाए, ठीक है। फिर है ब्लड एचबी जो लेवल होता है, बिलिरुबिन लेवल, और एबीओ और आरएच ब्लड ग्रुप जो होते हैं उसको क्या करना चाहिए, डायरेक्ट फॉर द टेस्टिंग कूम टेस्ट, यानी कि ये जो होता है एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है कूम टेस्ट, तो ये कूम टेस्ट के द्वारा करना चाहिए। तो ब्लड सैंपल शुड बी कैप्ट फ्रॉम द नेवल, अगर ये सब करने हैं टेस्ट तो बेबी की जो है नेवल से लेना चाहिए, यानी कि उसके जो होता है कहाँ से लेना चाहिए, नेवल से। नेवल तो आपको पता ही होगा, ये हिंदी में भी लिखा है कि उसकी जो है नाभि से, जैसे कहते हैं ना, वहाँ से ब्लड को लेना चाहिए, ठीक है, यानी कि अम्बिलिकल कॉर्ड से, ठीक। फिर है द सैंपल इज़ द टेकन फ्रॉम द प्लेसेंटा एंड ऑफ द जो है सर्व प्लेसेंटा, अगर सैंपल लेना पड़ रहा है तो जो प्लेसेंटल एंड है वहाँ से उसका ब्लड को लेना चाहिए। और जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं शुड बी एडमिटेड टू द न्यूनेटल आईसीयू इमीडिएटली। अब जब बेबी बॉर्न हो गया है नेगेटिव मदर का, तो जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उसको कभी भी नॉर्मल नहीं, उसमें नहीं रखना चाहिए, उसको हमेशा न्यूनेटल आईसीयू में रखना चाहिए इमीडिएटली, ठीक है, आफ्टर बर्थ। जैसे ही बच्चा पैदा होता है फटाफट उसको जो निक्कू पिक्कू बोलते हैं ना, न्यूनेटल आईसीयू में उसको रख देना चाहिए बच्चे को, जिससे कि क्या हो सके, उसके नेसेसरी टेस्ट हो पाए बच्चे के, शुड बी गिवन एंड और जो उसका अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट भी उसको मिल पाए, बच्चे को दे देना चाहिए। एंड टू द न्यूबॉर्न बेबी एज पर नीड एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, और बच्चे के जो होते हैं नीड के अनुसार उसका ब्लड एक्सचेंज हो सके, फोटोथेरेपी मिल पाए उसको, एंटीबायोटिक थेरेपी मिल पाए, तो इसके लिए उसको मतलब एक अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट मिले करके उसको कहाँ रखना चाहिए, आईसीयू में रखना चाहिए, जो कि न्यूनेटल आईसीयू होगा, ठीक है। और उसके अलावा उसको जो होता है फिनोबार्बिटोन थेरेपी भी देनी चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। जब भी आप सब्सक्राइब करते हैं तो बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जो घंटी का निशान है अगर आप वो टच करेंगे तो जो भी वीडियो इसमें अपलोड की जाती है इसी तरीके से एजुकेशन की, तो वो आपके काम आएंगी और आपको बेनिफिट देंगी। तो थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।